लेते हैं, बसंत महेश्वरी जी को जोड़ लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और काफ़ी आर्टिकुलेट स्पीकर हैं। बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के नाम से उनकी कंपनी है। बसंत जी गुड मॉर्निंग। और काफ़ी वोकल भी हैं बसंत जी ऑफ लेट, खासतौर से सोशल मीडिया पर, और उनके यूट्यूब वीडियोस जो हैं उस पर ज़बरदस्त हिट्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक हिट्स हमको भी मिल जाएं और थोड़ी सी हम भी आपसे बात कर लें। बसंत जी, तो पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप अदानी ग्रुप पर इतना वोकल हैं, आपका क्या व्यू है, अल्टीमेट एंड गेम क्या है यहाँ पर? क्योंकि स्टॉक जो है अभी भी एफपीओ प्राइस के नीचे है, तो अगर भरेगा क्यूआईबी तो उसको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि मैं ओपन मार्केट से क्यों नहीं लिया, उसमें क्यूआईबी एफपीओ में क्यों खरीदा। आपका क्या व्यू है? अनुज, पहले मेरा कंप्लीट डिस्क्लेमर, मेरा लेना देना कुछ नहीं है अडानी ग्रुप से। ना मैं पर्सनली उनसे मिला हूं, ना मेरे पास उनके शेयर है, ना मैं शॉर्ट हूं, ना मैं लॉन्ग हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक आम निवेशक की तरह, एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह जो 30 साल से बाजार में हूं। मेरे मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा मार्केट है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन जो मेरे मार्केट को डिस्टर्ब करे, डिस्टेबलाइज करे, कोई भी करे, मैं करूं, आप करें, हिडनबर्ग करे, फलाना करे, ढिमका करे, उससे मुझे चिंता होती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अडानी ग्रुप के लिए मैंने भी यूट्यूब पे जो वीडियो निकाला था, मुझे ये लगता है ये मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक मतलब करो या मरो, जिसको हमने हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई। और वो ऐसा कि जब भी कोई ग्रुप बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो सारी दुनिया उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। लोन लेकर ही आप बढ़ सकते हो अगर आपको स्पीड से बढ़ना है। तो कोई भी छोटा से बड़ा बना है वो लेवरेज से ही बनता है, बिना लेवरेज कोई बड़ा नहीं बन सकता है। अब जब वो डीलेवरेजिंग का समय आता है, तो अगेन मेरा डिस्क्लेमर, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। तो सारे जो अगल बगल से जो लोग देखते हैं, बोलते हैं इसको डीलेवरेज तो नहीं करने दिया जाएगा। 2008 में भी आपने देखा था, यही हुआ था जब आर पावर ग्रुप के साथ हुआ था, जब वो डीलेवरेजिंग पे एकदम कगार पे पहुंचे थे, उनका 2 आईपीओ निकल जाता तो वो ग्रुप आज रहता। तो जब डीलेवरेजिंग का सिचुएशन आता है तो उस समय ये नॉर्मल है। इंडिया में स्पेशली, दुनिया में तो इतना कंट्रोल नहीं रहता है, नॉर्मल है। अच्छा, डीलेवरेजिंग कर पाए नहीं कर पाए, मेरे को और आपको क्या लेना अनुज। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर एक सिस्टमिक रिस्क क्रिएट होता है तो हर आदमी को प्रॉब्लम है। अब मेरा स्टेट बैंक अगर गिरता है, अगर आईसीआईसीआई बैंक गिरता है, मेरे पास नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है कि भाई इसकी सिस्टमिक रिस्क कहां तक जाएगी। और आप अगर बोलेंगे कि भाई चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कंपनी जाती है तो क्या फर्क, नहीं नहीं हुआ एफपीओ नहीं हुआ, लेकिन एफपीओ नहीं हुआ, एक कहावत है अंग्रेजी में, मॉर्निंग शोज द डे। अगर अभी एफपीओ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता 2 4 6 महीना तो मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टीवी पे है और हमको कोई फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बोलना है, पर मुझे लगता है फिर वो बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम में यहां से ये आएगी कि सिस्टमिक रिस्क जो क्रिएट होता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अच्छा अगर आप बोलेंगे कोई रिस्क नहीं है, एक कंपनी घट गई 20% तो क्या रिस्क है, तो पिछले हफ्ते सब सारी दुनिया जश्न मना रही थी, सारे मार्केट्स ऊपर थे, हांगकांग ऊपर था, जापान ऊपर था, अमेरिका ऊपर था, हम नीचे गिर रहे थे। अच्छा, जो शेयर बेच रहे हैं बैंकों के, वो क्यों बेच रहे हो भाई? अगर सिस्टमिक रिस्क नहीं है तो क्यों स्टेट बैंक गिर रहा है, क्यों आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, क्यों निफ्टी नीचे जा रहा है? अब मार्जिन कॉल ये वो ये सब चलता रहता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डू और डाई का सिचुएशन है। आज शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन जिस फ्लेवर से एफपीओ को भरना चाहिए वो देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन कहां से आया है। सेकेंडली, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर 2900 का भाव है तो 3100 में कौन डालेगा, तो अनुज आपको भी पता है कि अगर मुझे 1 करोड़ शेयर लेना है इस बाजार से, तो 1 करोड़ शेयर तो मुझे 2900 में मिलेगा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं ले रहा हूं या हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिफिकेशन हो जाते हैं कि मुझे इतना वॉल्यूम चाहिए था, इतना वॉल्यूम मुझे 2900 पे नहीं मिलता, मुझे 3000 पे मिलता। ब्लॉक तो प्रीमियम पे होता ही है ना बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं लेने की दूसरी बात है। नहीं, वो बात मैं समझ गया आपकी। रिटेल नहीं भरेगा, क्योंकि रिटेल को तो चलो जितनी क्वांटिटी चाहिए मिल जाएगी ओपन मार्केट से। क्यूआईबी को अगर चाहिए 4000 करोड़ तो 4000 करोड़ ओपन मार्केट से तो नहीं मिलेगा, तो वो फिर भी एक बार के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं, इवन दो जस्टिफाई करना टफ होगा अगर इतना डिफरेंशियल होगा फिर भी स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वरना आप ओपन मार्केट से लीजिए ना, चलिए सर्किट लगेगा, मैक्सिमम क्या होगा, ओपन मार्केट से जितना मिल सकता है उतना तो लीजिए कम से कम, चलो फ्लोट कम है, लेकिन वो बात मैं आपकी फिर भी समझ गया। लेकिन आपका क्या व्यू है? आप थोड़ा सा एक जो बात कह रहे थे सिस्टमिक रिस्क, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर यही लग रहा है कि सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं है। एक जो अदानी ग्रुप से एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आई थी, वो आई थी उनकी डेट को लेकर कि इंडियन डेट कितनी है। मेरे ख्याल से करीब करीब $10 बिलियन के करीब का उन्होंने एक नंबर बोला था, और वो उन्होंने बोला था कि पूरा का पूरा जो एसेट से बैक्ड है और इतना हम एबिटा जनरेट कर रहे हैं।
वो क्लैरिफिकेशन काफ़ी है क्या मार्केट के लिए, या आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लैक होल तो है, जो वरना इस तरीके से स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, इस तरीके से बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट क्यों गिर रहा है? देखिए, भाव जो है ना वो बहुत कुछ बताता है। तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही स्टॉक गिर रहे हैं, ये गलत बात है। अब प्रॉब्लम है जब आप, जैसे हम लोग बैंकिंग कंपनी देखते हैं ना, तो हम एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी देखते हैं। इनके पास एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म यील्डिंग एसेट है। बॉम्बे एयरपोर्ट का पैसा बनाएंगे अगले 10 साल में, लेकिन एयरपोर्ट खरीदने का पैसा अभी दिया। अंबुजा पैसा बनाएंगे, लेकिन ग्रुप को क्या फायदा है अनुज? ग्रुप को जब ही फायदा होगा जब अंबुजा डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर करेगा साल भर बाद, जब हिसाब किताब होगा, लेकिन डेट अभी चुकाना है। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच के एंगल से आप देखेंगे तो डेट सिचुएशन टफ है, ग्रेव है। तभी एफपीओ कर रहे हैं, तभी रुपया रेस कर रहे हैं, और तभी ये चेकमेट करने की चेष्टा हो रही है। अब चेकमेट का वर्ड ये मत लीजिएगा मैं किसी का फेवर कर रहा हूं, मैं सिनारियो बिल्डिंग कर रहा हूं। अब क्रिकेट कमेंट्री देखते हो तो हर्षा भोगले अगर बोल रहे हैं कि डेल स्टेन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डजंट मीन कि उसे डेल स्टेन अच्छा लगता और जहीर खान अच्छा नहीं लग रहा है। तो तभी बिकॉज एसेट लायबिलिटी मिसमैच में आप किसी को ट्रैप कर सकते हैं, और वो हो रहा है। और ये नॉर्मल है, बिजनेस में तो होता है ये सब। लेकिन अगर डेट की बात है, डेट, मेरे पास एसेट है 6 लाख करोड़ के और मेरे पास डेट है 2 लाख करोड़ के, लेकिन मेरे एसेट अगर 2 साल बाद पैसा देंगे तो डेट की ईएमआई, डेट की सर्विसिंग, डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट आज होगा। तो इसीलिए मुझे वो एसेट को डेट में कन्वर्ट करना तो कैसे भी पड़ेगा, या तो एसेट सेल ऑफ होगा। एसेट सेल ऑफ ही हो रहा है ना। अगर मैं एफपीओ निकाल रहा हूं तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी तो कम ही कर रहा है ना, बिकॉज वो सेल ऑफ कर रहा है एसेट। अब एसेट नहीं बेच रहा है, बट कंपनी की हिस्सेदारी तो बेच रही है। तो ये बहुत ही मेक और ब्रेक है। अगर ये डाइल्यूशन नहीं होता है, अगर ये फंड रेज नहीं होता है, तो ये ग्रुप का ग्रोथ जो है नेक्स्ट 1-2 साल तक मुझे लगता है बहुत रुक जाएगा, और एक बार ये शेल में आ जाएगा। और वो उन्होंने शायद स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर एफपीओ नहीं जाएगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या कुछ भी। तो उस एंगल से देखना चाहिए। नहीं तो फिर बसंत जी बात वही है फिर अल्टीमेटली आके कि जो हिंडनबर्ग ने भी जो रिसर्च करी है, उसके बाद दोनों तरफ से ऑब्वियसली काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। आपका खुद का क्या व्यू बन रहा है? आपको लग रहा है कि ये एक सेंटीमेंट इतना खराब हो गया इसकी वजह से ये सारा इम्पैक्ट आ रहा है, या वाकई में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मार्केट इतना पैनिक में है? देखिए, पहली बात है, भाव तो सब कुछ बताता है। 100 पन्ने का रिपोर्ट बनाया है तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100 पन्ने ही गलत होगा, लेकिन इंटेंशनल भी है कुछ। अब मैंने शॉर्ट के, अगर हिंडनबर्ग शॉर्ट नहीं करता तो मैं बोलता वाह क्या बात किया। और इंडियन एजेंसीज को बनानी चाहिए थी रिपोर्ट मेरे हिसाब से। व्हाई डू वी नीड एन अमेरिकन एजेंसी टू फिगर आउट व्हाट एन इंडियन कंपनी इज डूइंग? मतलब इंडियन एजेंसीज क्या कर रही थी? अगर रिपोर्ट बनाना था तो हमारे ईडी, हमारे सीबीआई, उनको करना चाहिए था। अब ठीक है, अब हिंडनबर्ग में कौन है, किसका पैसा लगा है? कोई बोलते हैं कि ग्लोबल स्पेकुलेटर है जिसने ब्रिटिश पाउंड की कमर तोड़ी थी आज से 20-30 साल पहले, वो इन्वॉल्व है। अब नाम में नहीं लूंगा बिकॉज हम चैनल पे ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, बट मैं किसी का साइड नहीं ले रहा। हिंडनबर्ग में रिपोर्ट बनाया, हाँ भाई ठीक है, रिपोर्ट तो बनाया। अब देखिए टेक्निकली और लीगैलिटी में क्या बोलेंगे भाई, रूल ऑफ लॉ कोर्ट में नहीं हुआ है। अब क्योंकि हिंडनबर्ग अमेरिकन फर्म है, बड़ी फर्म है, उसने 7 समुंदर पार से रिपोर्ट बना दिया, इसलिए हम बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको आके चैनल पे बोलता कि नहीं नहीं ये गड़बड़, आप बोलते छोटे बदन जी कोई और बात करते हैं अपने। तो लीगैलिटी में हिंडनबर्ग बनाए या मैं बनाऊं या आप बनाए, इट्स द सेम। इट हैज टू बी टेस्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड आई वुड हैव लाइक्ड इंडियन एजेंसीज टू डू दिस। अब इंडियन एजेंसी कब इसको लेंगे तभी हमें पता चलेगा, बिकॉज इंडियन कोर्ट इस पे डील करती है। लेकिन हिंडनबर्ग शॉर्ट है, तो रिपोर्ट शायद सही गलत कुछ भी बात हो, बट वो कंप्लीटली, जैसे मैं कोई स्टॉक आपको बोलूंगा कि मुझे, या अनुज मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ लेकर आया हूँ और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, तो मुझे तो रेकमेंड कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट होता है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट है। दिस डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, बट दिस डजंट गिव देम एनी एडिशनल पॉइंट्स फॉर द रिपोर्ट आल्सो। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट तो फंड मैनेजर का भी होता है ना, जो लॉन्ग होता है उसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट वाले का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। और अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले किया जाए तो उसमें कई लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग उन्होंने जानबूझ के एफपीओ से पहले लाई। अगर वो शॉर्ट है तो ऑब्वियसली वो उसी टाइम पे लाएंगे ना जिसमें सबसे ज्यादा पेन आएगी। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, निकुल अनुज, और ये तो वॉर है अभी। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली बात है, तो क्यों नहीं है? अब उसने शॉर्ट है, शॉर्ट कर दिया, बता दिया, रिपोर्ट निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट वो रिपोर्ट के ऊपर चर्चा तो इतनी हो चुकी है, फ्रैंकली मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं उस पर डिस्कशन, बट मेरा उतनी एक्सपर्टीज नहीं है पॉइंट बाय पॉइंट जाकर कि कौन विनोद अडानी ने क्या किया, किसने नहीं किया, और इसलिए मैं पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। ऑफ एयर आप कॉफी पे बुलाएंगे तो अपने डिस्कस कर लेंगे कभी। चलिए ठीक है, या तो आप आ जाइए, मैं आ जाऊंगा आपसे बात करने, वो बात कर लेंगे हम। लेकिन अच्छा, तो ये इसमें फिर आपके हिसाब से आपकी गट फीलिंग क्या है, एंड गेम क्या है? क्योंकि आज एफपीओ बंद होना है,
तो लोगों के ध्यान में सवाल ये है कि क्या प्राइस चेंज किए बिना एफपीओ पूरा भरेगा, क्या उनके पास इतनी कमिटमेंट होंगी, या फिर उनको प्राइस चेंज करना पड़ेगा या एफपीओ को डिवॉल्व करना पड़ेगा? आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है बसंत जी? आपने इतनी साइकिल्स देखी मार्केट में। मैं समझा अनुज आपकी बात। प्राइस चेंज करना मतलब हार मान लेना है। और अगेन आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। मैं बताता हूं, चलो आज अडानी ग्रुप बोलता है कि भाई हम 3100 नहीं चाहिए हमें, आप 300 रुपए दे दो तो भी हम शेयर दे देंगे। आप स्क्रीन पे अगर बाहर होंगे ना, आप 2 सेकंड में भाग जाएंगे, बोलेंगे मेरे को क्यों लेना 2700, 2500, 2000, 1500, 1000, 700, 800, मैं 300 पे ही लूंगा। तो प्राइस नीचे तो आ नहीं सकता है, बिकॉज अगर प्राइस से नीचे करेंगे तो भाव उसी स्पीड से सर्किट मार मार के नीचे आएगा। इसमें तो आप फ्रंट फुट प्ले ही कर सकती है कंपनी कि प्राइस में ऊपर रखूंगा और ट्राई करूंगा इसको किस ढंग से जुगाड़ कर लूं। बट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इसका कि मैं एक वाइडर पार्टिसिपेशन करूं, वो अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा तो कंप्लीट सेफ्टी नहीं है ग्रुप को। बिकॉज इंस्टीट्यूशन से पैसा तो ऑलरेडी मिल रहा था, पहले रेज ही हो रहा था, बाहर से पैसा आ ही रहा था इसमें, मॉरिशस से, इधर से उधर से, अब एंटिटीज तो आ ही रही थी, पीछे भी बात हुई थी। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि मैं रिटेल पार्टिसिपेशन करूं इस शेयर का। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा, मुझे लगता है देयर इज नो सेफ्टी। और रिटेल पार्टिसिपेशन तो होएगा नहीं, बिकॉज 3100 का अगर प्राइस है, आज समझिए भाव बढ़ भी जाता है, 3300 भी हो जाता है, तो इतना दहशत बना दिया गया रिटेल के दिमाग में। उसको मैं बोलता हूँ 4000 का भाव ना, तब भी 3100 में कोई पैसा नहीं लगाएगा, बिकॉज देयर इज सो मच फियर फैक्टर सर्कुलेटिंग अराउंड। लेकिन देखो अनुज, सॉरी, मुझे एक चीज पक्की पता है, रिटेल का पार्टिसिपेशन हो या नहीं, इंटरेस्ट बहुत है। मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं तो मजाक मजाक में यूट्यूब में स्टार्ट किया था करना, मतलब 3-3 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार कमेंट आ जाते हैं एक वीडियो के ऊपर, विच मीन्स एवरीबडी इज लुकिंग एट इट एंशियसली कि भाई अब ये लड़ाई कहां जाएगी। लेकिन आज शाम को अगर एफपीओ कंप्लीट होता है, राम का शाम आए, शाम का पैसा है, राम का पैसा है। दूसरी बात है, कैरेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स विल डिसाइड। कैरेक्टर डजंट मीन कि ये पैसा कहां से आ रहा है, इट मींस बल्क पैसा आ रहा है कि रिटेल आ रहा है। मुझे लगता नहीं रिटेल आएगा, बल्क पैसा आएगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी डेफर हुई है, सॉल्व नहीं हुई। इशू बसंत जी यही आ रहा है, जो मेरी बात हो रही थी कई लोगों से। अच्छा, रिटेल को क्या है, देखो रिटेल को फ्रैंकली स्पीकिंग, रिटेल क्या, मैं तो कहता हूँ कई बहुत एचएनआईज को नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। वो तो भाव, वो जो सेंटीमेंट है वो भाव डिसाइड करता है। अगर यही प्राइस 4000 हो गया होता तो सब आराम से भाग भाग के 3200 पे भर रहे होते। अभी 2500-2600 हो गया। तो मार्केट में जैसा आपने कहा कि आपके एक वीडियो में भी आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट इकलौता मार्केट है जहाँ पे जब भाव गिरता है तो लोग उल्टा बेचते हैं। बाकी मार्केट में आप सब्जी लेने जाएं या अमेजोन पर जाएं तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो आप खरीदते हैं। तो रिटेल का तो सेंटीमेंट समझ में आ गया। मेरा सवाल क्यूआईबीज को लेकर है, क्योंकि अगर क्यूआईबीज इसमें लेते हैं स्टॉक में, और उसके बाद, और खासतौर से जो एंकर्स हैं, एंकर्स ने तो 3200, 3250 पे डाल दिया और उनका 6 महीने के लिए लॉक इन हो गया, तो उनको कहीं ना कहीं तो एक ये लगेगा ना, अगर इस स्टॉक का वो रेट, वो पी फैक्टर या वो वैल्यूएशन नहीं मिली जो अब तक मिल रही थी, जो कि एक रिस्क है स्टॉक के लिए, तो आगे जाके अगर ये एक बार सेल थ्रू भी हो जाए तो भी एक आगे जाके प्राइस अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क रहेगा अदानी ग्रुप को लेकर। या आपको लग रहा है कि अगर ये सेल थ्रू हो गया तो उसके बाद, और अगर डिसेंट क्वालिटी के इन्वेस्टर्स कैसे भी करके आ गए तो उसके बाद वापस अगर सेंटिमेंट चेंज हुआ तो वापस प्राइस भी चेंज हो जाएगा? नहीं, जब तक सेंटिमेंट चेंज नहीं होगा अडानी ग्रुप का प्राइस में प्रेशर रहेगा। अगर वन वर्ड आंसर मांगेंगे तो ये नहीं है कि जहां एफपीओ कंप्लीट हो गया भाव 4000 जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है स्टॉक जो है एफपीओ कंप्लीट होने के बाद भी कोई बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जिसे लेना है ले ले। एसेट्स कुछ भी हो, इसके पास एयरपोर्ट हो, इसके पास कुछ भी हो, लेकिन जो सेंटिमेंट है ना वो डिसाइड करता है। अनुज, हमारे पास एक स्टॉक है अमेरिका में, सबको पता है, टेस्ला। वो $250 से मार मार के 8 हफ्ते में $100 कर दिया। $100 हुआ तो लोग बोलते थे 40 जाएगा, 60 जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। अब वापस $170 हो गया, ऑल इन अ मैटर ऑफ 4-5-6 वीक्स। तो अगर 70% कंपनी के भाव बढ़ते हैं और 70% भाव घटते हैं 6-6 हफ्तों में, तो कौन सी एनालिसिस है, कौन सी फंडामेंटल है, कौन सा कैश फ्लो है, कौन सा एसेट है? सब सेंटिमेंट है। और जैसे बोलते हैं ना, सब यहाँ सब भाव के खिलाड़ी है, हम भी उसमें हैं। प्रश्न आपसे पूछूंगा, मान लीजिए, हमें ईश्वरी ना करे कि ये इस एफपीओ का एक सुखद अंत ना हो, अगर तो बैंक्स जो डैमेज हुए हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सीवियर डैमेज है, तो आपका व्यू क्या होगा? बैंक्स पे कितना डाउनसाइड खुल जाएगा इस इंसिडेंट के चलते? देखिए, अगर एफपीओ नहीं हुआ
तो कंपनी को बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज लाइक अगर मैं एनालॉजी यूज करूं तो कंपनी के लिए शायद पांव की हड्डी टूट गई, बैंक के लिए वो गिरे हुए उनके पांव में मोच पड़ गई। अगर ये कंपनी की बड़ी प्रॉब्लम आती है तो सूनर और लेटर बैंक्स को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप बोलेंगे एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद नोबडी केयर्स, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सिस्टमिक रिस्क है। 2008 सितंबर में हमें नहीं पता था 2008 अक्टूबर तक क्या होगा, बट 2009 सितंबर तक सब कुछ ठीक था, बिकॉज लाइफ मूव्स ऑन। कैपिटलिज्म का एक फंडा है कि द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो अगर एक साल का व्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छे शेयर ले रहे हैं लीजिए और चुप से बैठ जाइए। लेकिन अगर 3 महीने का व्यू है, 6 महीने का व्यू है, एक ओवर क्लाउडिंग का व्यू है कि भाई होगा क्या क्या होगा, तब तो सबकी पिटाई होगी। मतलब बैंक से मैं बोलता हूँ कंज्यूमर स्टॉक गिरने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे इसका एफपीओ नहीं हुआ क्योंकि बैंक गिर गया। वो मार्जिन का गेम है ना। मेरा अगर एसबीआई में कोई सौदा चल रहा है, मेरे को ब्रोकर को पैसा देना है, मैं तो यही बोलूंगा ना मेरे यहाँ 200 नेस्ले बेच दे और तू हिसाब बराबर कर। तो रिजल्ट क्रॉस फायरिंग है। अगर सड़क पे गोलियां चल रही है, 2 गुट के बीच में आप साइड में खड़े हो, आपको गोली शायद नहीं लगे लेकिन एक तो कांच के टुकड़े, शीशे के टुकड़े तो आते हैं ना सर पे, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में सारा इंपैक्टेड होगा, सिस्टमिक रिस्क का डर है। बट रिस्क तो बहुत देखा है दुनिया ने। अगर आप 1 ईयर व्यू लेंगे, 2 ईयर व्यू लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होना है होने दीजिए। लेकिन वो 1-2 साल में मिशअप्स बहुत हो जाते हैं। 2008 हमने देखा, हमने हर वक्त देखा कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बहुत फर्क होता है। बोलने की बात है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी भी हर शॉर्ट टर्म प्राइस को मॉनिटर करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वसंत जी, बिल्कुल ये जैसे कहे ना आपने एकदम बहुत लोग आते हैं टीवी पर आके ज्ञान देते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, और भाव हल्का सा गिरता है तो पैनिक हो जाते हैं या फिर वो ट्रेडिंग भी करते हैं। वो चाहूंगा, मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे 2008 में तो 1 सेकंड में बोल के निकल गया। मुझे याद है मैंने 2008 सितंबर कैसे निकाला। रोज सुबह उठता था कौन उठ गया उसको फोन करो, मेरे को क्या लग रहा है, लगता किसी को नहीं था, लेकिन एक बात करने से लगता था अंदर मन का डर निकल रहा है। तो ये 1929 और 2000 एंड 2008 एंड 2020 ये ऐसे निकल जाती है बातें। लेकिन जब आप उसके थ्रू लिव करते हो तो 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, वो निकालना मुश्किल होता है। तो मैं आपको मजे से बोल दिया 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता अडानी ग्रुप का एफपीओ हो या नहीं हो, बट वो जब सिचुएशन क्रिएट होती है उसके रिजल्टेंट इंपैक्ट बहुत होते हैं। वसंत जी शुक्रिया, अपने इस लहजे में आपने जो बात की, और मज़ा आता है आपसे इस तरह से बात करके। एकदम फ्रैंक ओपिनियन आपका, और बिल्कुल जो है आपने बोला कि एकदम आपका जैसे कहते हैं टीवी पर व्यू और रियल लाइफ में व्यू सेम है, तो उस चीज़ के लिए शुक्रिया। मतलब ये कई बार होता है कि नहीं हम तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के, हमको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सबको पड़ता है, जैसा बसंत जी ने कहा। ये बहुत फर्क पड़ता है, भाव घटता है दिमाग खराब हो जाता है।